गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 की तैयारी करवा रहा हूं साथियों। पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 जो कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और तीनों के तीनों टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाले हैं। आज का क्लास जो है साथियों लाइव नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रीमियर में सेट किया जा रहा है, तो कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिनका सब्जेक्ट है साथियों, इनको यह जो पेपर 1 करवा रहे हैं इस सिलेबस को फॉलो नहीं करना है। उनके लिए सिलेबस थोड़ा सा अलग है। इनको CSIR नेट का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। बाकी आर्ट्स कॉमर्स ग्रुप के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक जानेंगे अनुसंधान होता क्या है, रिसर्च क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो जितने भी महत्वपूर्ण बातें, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं उनको समझ लेते हैं। फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला टॉपिक पे हम लोग आएंगे। बहुत ही सरल शब्दों में नोट्स को बनाया गया है, खुद से भी पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार ढंग से आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए रिसर्च का मतलब क्या है साथियों। रिसर्च 2 शब्दों से बना है, री प्लस सर्च। सर्च मतलब होता है खोजना और री मतलब बार बार, यानी कि बार बार खोज करना। बार बार खोज करना, नए तथ्यों की खोज के लिए व्यवस्थित प्रयास लगातार करते रहना, यही है हमारा रिसर्च। रिसर्च वह वैज्ञानिक प्रक्रिया, बिल्कुल ये साइंटिफिक मेथड है साथियों, जिसके माध्यम से हम किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तथ्यों को सत्यापित करते हैं, प्रूव करते हैं, या फिर नए ज्ञान की खोज करते हैं। ये सिंपल सा मीनिंग है आपका अनुसंधान रिसर्च का। डेफिनेशंस देख लेते हैं। अनुसंधान में समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, आंकड़ों का संग्रह, संगठन व निष्कर्ष तक पहुंचना शामिल है। ये डेफिनेशन है क्लिफोर्ड वुडी का और ये भी बहुत हद तक सही है बिल्कुल। अनुसंधान एक नियंत्रित, तर्कसंगत और आलोचनात्मक जांच की प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये कथन है कर्लिंगर का। आगे देखेंगे जॉन डब्ल्यू बेस्ट, इनका भी स्टेटमेंट है। अनुसंधान नियंत्रित निरीक्षणों का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। तो ये डेफिनेशंस हैं, बखूबी आपको समझ में आ रहे हों। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जल्दी से। रिसर्च जो होता है साथियों ये सिस्टमेटिक वे में होता है, संगठित होता है, यानी कि अनुसंधान एक निश्चित क्रम में चलता है, सिलसिलेवार ढंग से, स्टेप वाइज स्टेप। अनुभवात्मक भी होता है। यह अनुभव और अवलोकन पर पूरा पूरा आधारित होता है। जो भी अनुभव कर पा रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं, इस पर आधारित है। कंट्रोल्ड होता है, बाहरी कारकों को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ भी होता है। निष्कर्ष व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त होता है। लॉजिकल तो होता ही है, चूंकि ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो अनुसंधान रिसर्च जो है इसमें तर्क, कारण परिणाम संबंधित होते हैं। वेरीफिएबल, सत्यापन योग्य, जो रिजल्ट निकलते हैं उनको पुनः जांच की जा सकती है, और पुनः जांच की जा सकती है तो रिजल्ट फिर से कंसिस्टेंटली सेम आने चाहिए। पर्पसफुल, अब रिसर्च जो हो रहा है, खोज हो रहा है, यहाँ पर अनुसंधान हो रहा है, तो बिना कोई उद्देश्य पर्पस के यहाँ पर होता नहीं है। तो इसका कोई ना कोई निश्चित बिल्कुल उद्देश्य होता है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। उद्देश्य क्या है, ध्यान से देखें। रिसर्च के उद्देश्य नए तथ्य या सिद्धांत की खोज करना, बिल्कुल करेक्ट बात है यहाँ पर। पूर्व ज्ञान, जो पहले से ज्ञान प्राप्त है किसी भी चीज़ के बारे में, उस पर भी बार बार आपको खोज करना है, बार बार रिसर्च करना है, ताकि ज्ञान के अंदर से फिर नया ज्ञान को खोज करके निकाला जाए। बात बिल्कुल करेक्ट है। तो पूर्व ज्ञान का सत्यापन भी कर सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। कैसे, जब ज्ञान के अंदर फिर आप बार बार खोजबीन, जांच पड़ताल लगातार करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सामने आती रहेंगी। तो संशोधन भी संभव है, सत्यापन भी करेंगे। किसी समस्या का समाधान ढूंढने में ये मदद करता है, और नॉलेज का विस्तार करना है तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है।
व्यवहारिक या सामाजिक सुधार लाना है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके उद्देश्य हैं। प्रकार इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल ड्रॉप होते हैं मैं ज़रूर आपको वहाँ पर इंडिकेट करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम प्रकार को पर्पस के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं, उद्देश्य के आधार पर। पहला उद्देश्य के आधार पर हो जाएगा मौलिक अनुसंधान, जिसको फंडामेंटल या फिर प्योर रिसर्च कह सकते हैं। यह जो होता है ज्ञान के विस्तार हेतु किया जाता है। तो याद रखेंगे, मौलिक अनुसंधान जो किया जाता है ज्ञान के विस्तार के लिए, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज करना उदाहरण के लिए। अगला है आपका अप्लाइड रिसर्च, प्रयोज्य अनुसंधान। यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। तो ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन जो मिलते जुलते रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला है आपका एक्शन रिसर्च, कार्य अनुसंधान। इसमें शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण समस्या के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान। उदाहरण देखिए, कक्षा में अनुशासन सुधार के लिए उपाय ढूंढना, ये आपका कार्य अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। अभी बात करते हैं विधि के आधार पर, मेथड्स के आधार पर भी हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐतिहासिक विधि है, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है साथियों। जैसे जो शिक्षा प्रणाली है, इसका ऐतिहासिक विकास को पढ़ना है तो हम ये इस मेथड का यूज करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसमें वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है, जो वर्तमान की स्थितियां हैं उनका वर्णन और विश्लेषण होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, छात्रों के जो दृष्टिकोण है या जो व्यवहार है इनका अध्ययन करना आ जाएगा आपका। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखिए, नियंत्रित परिस्थितियों में कारण और परिणाम संबंध खोजा जाता है, यानी कि दो टीचिंग मेथड्स के बीच में तुलना करना है तो यहाँ पर नियंत्रित परिस्थिति के साथ में दोनों के कारण परिणाम के संबंध की जांच पड़ताल होगी, खोज होगी। कोरिलेशन रिसर्च है आपका सह संबंधात्मक अनुसंधान, दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध ज्ञात करेंगे इस रिसर्च के माध्यम से। जैसे बुद्धि और उपलब्धि के बीच क्या संबंध है। अभी देख लेते हैं हम लोग डाटा की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा। पहला है आपका मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक में क्या है आपका, ये क्वांटिटिव संख्यात्मक आंकड़ों पर ये आधारित रहेगा, सांख्यिकी विश्लेषण पर ये आधारित रहेगा। दूसरा है आपका गुणात्मक, इसमें आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, व्यवहार पर, दृष्टिकोण पर और अनुभव और गहन अध्ययन पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है गुणात्मक अनुसंधान। आगे देखें यहाँ पर मॉडर्न टाइप ऑफ रिसर्च। अभी आधुनिक समय में भी अनुसंधान के कुछ प्रकार हैं। तो पहला देख लेंगे मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इसमें मिश्रित पद्धति अनुसंधान है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर आपके आंकड़े होंगे, संख्यात्मक आंकड़े, सांख्यिकी विश्लेषण होगा, व्यवहार, दृष्टिकोण, अनुभव, सारी चीज़ों को मिला करके हम अनुसंधान करेंगे। ये आपका मिश्रित पद्धति के अंतर्गत आएगा। आगे है आपका साथियों अन्वेषणात्मक अनुसंधान। इसमें नई समस्या को समझने हेतु प्रारंभिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन अनुसंधान है। इसमें किसी कार्यक्रम या किसी नीति की प्रभावशीलता का हम मूल्यांकन करेंगे। अगला है आपका, इसमें किसी संस्कृति या समूह के व्यवहार का क्षेत्रीय अध्ययन होता है। अगला है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। इसमें एक ही समूह का समय समय पर अध्ययन किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, आयामी अनुसंधान। एक समय पर विभिन्न समूह का अध्ययन करेंगे। ये स्टेप से यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको स्टेप्स दे दिए जाते हैं, क्रम दे दिए जाते हैं, अनुसंधान के क्रमों को व्यवस्थित कीजिए, इस तरह के सवाल आपके ड्रॉप होते हैं। जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या को पहचानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, समीक्षा अध्ययन करेंगे, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर अनुसंधान पद्धति का चयन करेंगे, फिर हम उससे संबंधित डाटा संग्रह करेंगे, फिर डाटा का हम विश्लेषण करेंगे। ये स्टेप्स याद होने चाहिए। फिर हम निष्कर्ष एवं व्याख्या करेंगे और अंतिम में रिपोर्ट लिखन करेंगे साथियों। ये आपके स्टेप्स हैं। याद करने के लिए ट्रिक यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। आई रियली फील डूइंग डेटा एनालिसिस इज रिवार्डिंग, यानी कि यहाँ पर
आई का मतलब हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, रियली को आप रिव्यू से जोड़ सकते हैं, उसके बाद फील को फॉर्मुलेशन से, डूइंग को डिजाइन से, और डाटा को डाटा कलेक्शन से, एनालिसिस को एनालाइज, उसके बाद एज को आप इंटरप्रिटेशन से, और रिवार्डिंग को रिपोर्ट से। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आई रियली फील डूइंग डाटा एनालिसिस इज रिवार्डिंग। आगे देख लेते हैं कुछ प्रश्न जल्दी से। निम्न में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर अभी हमने प्रकार देखा अनुसंधान के, वर्णनात्मक देखा, ऐतिहासिक भी देखा, और अवलोकनात्मक। अवलोकन करके रिसर्च हम नहीं कर सकते, सिर्फ अवलोकन करके, ये प्रकार भी नहीं है। अनुसंधान में परिकल्पना का कार्य क्या है? परिकल्पना का कार्य है दिशा प्रदान करना। चलिए आगे देख लेते हैं। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है साथियों सिद्धांत का निर्माण। अनुसंधान के अंतिम चरण में क्या किया जाता है? अंतिम चरण में रिपोर्ट लेखन और निष्कर्ष। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक अनुसंधान का उदाहरण है? तो इसमें हमने अभी देखा मिश्रित पद्धति अनुसंधान, जिसमें गुणात्मक मात्रात्मक दोनों को शामिल किया जाता है। सेकंड टॉपिक यहाँ पर जल्दी से हम लोग देखेंगे साथियों, अनुसंधान प्रक्रिया का एवं रूपरेखा, रिसर्च प्रोसेस एंड डिजाइन। इसका मीनिंग अर्थ क्या है देख लें यहाँ पर। रिसर्च प्रोसेस का यह क्रमबद्ध प्रक्रिया है, वैज्ञानिक विधि है, जिसके माध्यम से किसी समस्या का समाधान खोजने हेतु हम डेटा एकत्र करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये आपका अनुसंधान प्रक्रिया का मीनिंग है। यह अनुसंधान की रीढ़ कही जाती है, क्योंकि यही तय करता है कि अनुसंधान जो है रिसर्च कितना प्रभावी और विश्वसनीय होगा। अब यहाँ से भी आपको ये जो स्टेप हैं अनुसंधान की चरणबद्ध प्रक्रिया के आगे स्टेप्स फिर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में क्या किया जाता है? अनुसंधान समस्या की समाधान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें शुरुआत किसी समस्या की पहचान से होती है। समस्या वह होती है जिसका समाधान हमें पता नहीं है लेकिन खोजा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करती है? तो ये हमें नहीं पता है, इसको पता करना है। हमेशा ऐसी समस्या चुने जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, अनुसंधान योग्य हो, रिसर्च के योग्य हो, अनुसंधान के भीतर हो, रिसर्च के अंदर ही आना चाहिए। ऐसी ही समस्या चुनना है, तभी आप उस पर रिसर्च कर पाओगे। दूसरा यहाँ पर है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का अध्ययन। पूर्व किए गए अनुसंधानों का अध्ययन, ताकि पता चले क्या कार्य पहले हो चुका है और आगे क्या शेष बचा हुआ है। इससे जो परिकल्पना और अनुसंधान पद्धति तय करने में हमें मदद मिलेगी। सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हो सकते हैं? जो भी इस प्रॉब्लम से संबंधित रिसर्च जर्नल जो हैं प्रकाशित हो चुके हैं उनको एकत्र करें। थीसिस या जो डिसर्टेशन पब्लिश हो चुके हैं उनको ध्यान दें। उनसे संबंधित जो बुक्स हैं, रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं, इनको खंगालें। ये आपके सोर्सेस होंगे। अगला है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करेंगे थर्ड स्टेप में। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो दो या अधिक चरों के बीच संबंध को बताती है। इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गर्ल प्रॉब्लम बेटर देन बॉय इन ऑनलाइन लर्निंग। हाइपोथेसिस के भी यहाँ पर दो टाइप हैं। पहला नूल हाइपोथेसिस होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, जिसमें अंतर मौजूद होते हैं। अगला स्टेप आपका होता है रिसर्च का डिज़ाइन, अनुसंधान का हम रूपरेखा तैयार करेंगे। यह जो है अनुसंधान की ब्लूप्रिंट होती है। इसमें अनुसंधान की पूरी योजना शामिल होती है, जैसे नमूना, उपकरण, डेटा संग्रह विधि, जो भी चीज़ें यूज़ होंगी या फिर आगे की जाएंगी। अब रिसर्च डिज़ाइन के भी 3 प्रकार हैं। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, जिसमें नई समस्या का प्रारंभिक अध्ययन होता है शामिल। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, इसमें वर्तमान स्थिति का पूरा विवरण। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, जिसमें नियंत्रण समूहों के साथ प्रयोग आधारित होता है।
याद करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन में पहले प्लान करेंगे, फिर मेथड यूज करेंगे, फिर टूल यूज करेंगे, फिर टाइमलाइन। अगला है आपका सैम्पलिंग, नमूनाकरण। बड़ी जनसंख्या में से कुछ इकाइयाँ चुनकर अध्ययन करना। सैम्पलिंग तैयार करेंगे, इससे क्या होगा, इसमें समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत होगी। इसके भी टाइप्स हैं सैम्पलिंग के। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है रैंडम होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, क्लस्टर होता है। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आपका परपोसिव होता है, कोटा होता है, उसके बाद कन्वेंशन होता है। ट्रिक है यहाँ पर RSC फॉर प्रोबेबिलिटी और PQC फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी, तो आप याद कर सकते हैं। फिर आता है छठा चरण में आपका डेटा संग्रह। अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये, क्योंकि इसके बिना तो संभव ही नहीं होगा। प्राइमरी डेटा पहले होता है, जिसमें प्रत्यक्ष स्रोत जैसे सर्वे, प्रयोग, ये सब से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है आपका सेकेंडरी डेटा, पहले से जो उपलब्ध स्रोत हैं, जैसे रिपोर्ट हो गए या फिर पुस्तकें हो गई, ये आपकी सेकेंडरी होंगी। टूल्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनरीज, उसके बाद में इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट, शेड्यूल्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेटा विश्लेषण और व्याख्या आ जाएगा फिर आपका सातवां स्टेप में। इसमें आंकड़ों को सांख्यिकीय तकनीकों से विश्लेषित किया जाता है, फिर परिणामों की व्याख्या की जाती है ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके। इसमें टूल्स जो यूज होंगे साथियों, चूंकि आंकड़ों का बात हो रहा है, सांख्यिकी का बात हो रहा है, तो इसमें मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, टी टेस्ट, एनोवा आदि यूज किए जाएंगे टूल्स के रूप में। फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्ष का निर्माण करेंगे। अंतिम में परिणामों के आधार पर सिद्धांत या परिकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृति की जाती है। यहीं से नया ज्ञान जो है प्राप्त होता है। उसके बाद नया ज्ञान प्राप्त हो गया, अंतिम में फिर हम करेंगे रिपोर्ट लेखन। यह अनुसंधान का अंतिम चरण है, लास्ट स्टेज है। रिपोर्ट में पूरा अनुसंधान जो है क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब जो रिपोर्ट बन गया हमारा, अंतिम में रिपोर्ट तैयार हो गया, हमने रिसर्च कर लिया, नई ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो हम उसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर मैथोलॉजी, फिर डेटा एनालिसिस, फिर समरी और सजेशंस। याद करने के लिए ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। आई रीड, हाइपोथेसिस, डिजाइन, सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट। सबका मतलब है आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, आर फॉर रिव्यू, एच फॉर हाइपोथेसिस, डिजाइन, सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस, लास्ट में रिपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। एक अच्छे अनुसंधान की रूपरेखा की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। जो उद्देश्य होने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। जो हम मैथोलॉजी या पद्धति यूज कर रहे हैं ये सुटेबल बिल्कुल होने चाहिए। नियंत्रित चर होने चाहिए। पर्याप्त नमूना आकार होना चाहिए। विश्वसनीय, बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए आपका। और वैलिड टूल्स को यूज किया जाना चाहिए। नैतिकता का पालन होना चाहिए, नैतिकता बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक भी है हमारा नैतिक अनुसंधान, यानी कि अनुसंधान करते वक्त किसी भी तरह का गड़बड़ी, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना, गलत डेटा या फिर ईमानदारी अगर नहीं बरते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, नैतिकता के खिलाफ हो जाएगा। तो नैतिकता हमें अपनाना होगा, क्योंकि पूरा ईमानदारी से हमें अनुसंधान का कार्य करना होता है। क्वेश्चन देख लेंगे जो PYQs हैं। अनुसंधान की प्रथम अवस्था होती है साथियों, सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। आगे बढ़ेंगे, रिसर्च डिज़ाइन क्या दर्शाता है। रिसर्च डिज़ाइन क्या दर्शाता है, आपका अनुसंधान की रूपरेखा या योजना को। हाइपोथेसिस का मुख्य कार्य होता है आपका अनुसंधान को दिशा देना। निम्न में कौन सा अनुसंधान का अंतिम चरण है। सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्ट लेखन। आगे बढ़ेंगे, कौन सा अनुसंधान डिजाइन नए विचारों की खोज के लिए उपयोग होता है। तो ये होता है आपका एक्सप्लोरेटरी। रिवीजन जरूर करेंगे, नीचे माइंड मैप
भी बनाया गया है, तो इसको आप पूरे रिसर्च प्रोसेस का माइंड मैप है यहाँ पर। प्रॉब्लम पहचान करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद ब्लूप्रिंट यानी कि डिज़ाइन तैयार करेंगे रिसर्च का, सैम्पलिंग, फिर डेटा कलेक्शन करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टूल्स का यूज़ करके, फिर डेटा का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन और रिपोर्ट राइटिंग हम करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग भी कैसे करना है वो भी आपने देखा अभी। अगला तीसरा टॉपिक हम पहुंच चुके हैं साथियों, अनुसंधान रूपरेखा के प्रकार। अनुसंधान रूपरेखा का मीनिंग क्या होता है? अनुसंधान रूपरेखा एक योजना या ब्लूप्रिंट है जो यह बताती है कि अनुसंधान कैसे किया जाएगा, डेटा कहाँ से, किन मेथड से और किस क्रम में एकत्र किया जाएगा, ये बताता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। एक डेफिनेशन है कर्लिंगर के द्वारा, सरल शब्दों में देखें, अनुसंधान रूपरेखा वह वैज्ञानिक ढांचा है जो अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का मार्ग दिखाता है। इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करना, किसका उद्देश्य है? रिसर्च डिज़ाइन का। समय और संसाधनों की बचत करना, जितना बेहतर हम रिसर्च का डिज़ाइन करेंगे उतना समय, ऊर्जा, संसाधन की बचत होगी। अनुसंधान की वैधता, बिल्कुल वैध होना चाहिए, वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। अनुसंधान कार्य को नियंत्रित और व्यवस्थित बनाना रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य है। अब रिसर्च डिज़ाइन के भी यहाँ पर प्रकार हैं। पहला है आपका अन्वेषणात्मक रूपरेखा यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। जब किसी नई या अपरिचित समस्या को समझने के लिए अनुसंधान किया जाता है, समस्या से बिल्कुल अपरिचित है, यह प्रारंभिक अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य समस्या की प्रकृति और परिकल्पना को समझना। तकनीकें हम इसमें यूज कर सकते हैं, साक्षात्कार, केस स्टडीज़, साहित्य की समीक्षा, पायलट स्टडीज, ये सब कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है साथियों, समस्या की गहराई से समझ विकसित करना, समाधान नहीं देना। इससे समाधान नहीं मिलता है, समझ विकसित होती है समस्या की। अगला है रूपरेखा यहाँ पर वर्णनात्मक रूपरेखा। इसमें वर्तमान दृष्टिकोण या व्यवहार का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें घटनाओं का कारण नहीं खोजा जाता बल्कि उनका चित्रण, डिस्क्रिप्शन किया जाता है। कारण नहीं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? वर्तमान तथ्यों को समझना और तुलना करना। इसमें हम टूल्स यूज करेंगे, प्रश्नावली यूज करेंगे, सर्वे यूज करेंगे और अवलोकन यूज करेंगे। उदाहरण के लिए विद्यालयों में छात्र संतोष का अध्ययन। मुख्य विशेषता है ये तथ्यों का अध्ययन करता है और मात्रात्मक डेटा का संग्रह करता है। आगे है आपका प्रायोगिक रूपरेखा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें कारण और परिणाम का संबंध खोजा जाता है। अनुसंधानकर्ता एक या अधिक चर को नियंत्रित करता है। इन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं वो हैं, तो इस पर आपको जाना नहीं है। प्रकार देख लेंगे ज़रूर यहाँ पर एक बार। बिना नियंत्रण समूह होता है ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट पर आधारित होता है। दूसरा है आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। मुख्य विशेषता इसकी है साथियों, कारणात्मक संबंध, जो कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं उनकी जांच की जाती है। अगला आपका था ऐतिहासिक रूपरेखा, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। जो ऐतिहासिक होगा इसका डिज़ाइन कैसे होगा? इसमें अतीत की घटनाओं, दस्तावेजों, रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य इसका है अतीत से वर्तमान की समझ विकसित करना। हम यूज कर सकते हैं टूल्स का, सरकारी अभिलेख, पत्रिकाएं, जीवनी और रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये तैयार कर सकते हैं ऐतिहासिक रूपरेखा को। मुख्य विशेषता है स्रोतों की विश्वसनीयता और आलोचनात्मक विश्लेषण। अगला डिजाइन था आपका सह संबंधात्मक रूपरेखा। इसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच में हम रिलेशन ज्ञात करते हैं। कारण नहीं बल्कि हम संबंध का अध्ययन करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इस डिजाइन में क्या होता है। अगला था आपका, और इसमें जो तकनीक यूज करेंगे, सांख्यिकी तकनीक।
आगे है आपका पूर्व घटित रूपरेखा। ये जो डिज़ाइन है साथियों, एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन, जो कैजुअल कंपैरेटिव डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले से घटित घटनाओं के आधार पर कारण खोजे जाते हैं। प्रयोग नहीं किया जाता इसमें, बल्कि विश्लेषणात्मक तुलना की जाती है। इसकी विशेषता है इफेक्ट से ज़्यादा काउज की खोज। जो प्रभाव हो रहा है उसका खोज नहीं करना है, जो कारण है काउज हैं उनकी खोज करना है। आगे आपका मूल्यांकनात्मक रूपरेखा किसी कार्यक्रम या नीति के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देख ले, मिड डे मील योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। विशेषता है ये सुधार करने हेतु, मूल्यांकन सुधार करने हेतु ही किया जाता है। और ये जो डिज़ाइन किया जाएगा रिसर्च के लिए, सुधार के लिए। अगला था आपका मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिज़ाइन, जो मिश्रित अनुसंधान रूपरेखा होगा। इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों विधियों को शामिल किया जाएगा। अनुसंधान को संतुलित दृष्टिकोण ये प्रदान करता है, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। विशेषताएं हैं, दोनों दृष्टिकोणों का इसमें संयोजन होता है। याद रखने के लिए ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। एवरी डिजाइनर एक्सपेरिमेंट्स हिस्टोरिकली कोरिलेट्स काउजेज एवलुएट्स मिक्सेस एंड मिक्सेस। अब ये आप 2-4 बार ये देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ई फॉर एक्सप्लोरेटरी, डी फॉर डिस्क्रिप्टिव, ई फॉर यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, हिस्टोरिकल हो जाएगा। 2-4 बार आप ज़रूर देखेंगे तो आपको याद होगा। अब यहाँ पर अच्छी रूपरेखा के क्या लाभ हैं? जितना बेहतर हमारा डिज़ाइन होगा रिसर्च का, उतना अच्छा कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, उतने अच्छे से हम नए ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, या फिर उतने ही बेहतर ढंग से हम समस्या की समाधान करेंगे। तो अच्छा रूपरेखा के लाभ होते हैं, अनुसंधान व्यवस्थित नियंत्रित बनता है, त्रुटियों और पक्षपात की संभावना कम होती है, संसाधनों का भी कुशल उपयोग होता है, परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता बढ़ती है। इस टॉपिक से क्वेश्चन देख लेंगे। अनुसंधान रूपरेखा को ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है? जो अनुसंधान का रूपरेखा है इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि अनुसंधान की रूपरेखा को बताती है। बिल्कुल सही बात। आगे देखेंगे कौन सा अनुसंधान कारण परिणाम संबंध खोजता है। कारण और परिणाम, अभी हमने पढ़ा था कारण और परिणाम, जो एक्सपेरिमेंटल होता है ये कारण परिणाम को खोजता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब है पूर्व घटित घटनाओं का विश्लेषण। आगे देखेंगे कौन सा अनुसंधान किस नीति की प्रभावशीलता मापता है। किसी नीति की प्रभावशीलता, कोई नीति कितना प्रभावशाली है। तो हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, आपका एक्सप्लोरेटरी है, एबोलिटेटिव है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ए वाला आपका। मिश्रित अनुसंधान रूपरेखा में क्या सम्मिलित होता है? मिश्रित में दोनों शामिल होते हैं, मात्रात्मक गुणात्मक। रिसर्च डिज़ाइन के लिए आप ये माइंड मैप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मेंशन है, एक्सपेरिमेंटल में, हिस्टोरिकल में, कोरिलेशन में, कैजुअल में, एवोल्यूटिव में और मिक्स्ड मेथड में क्या होता है। बाकी इसका अंतिम जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये है आपका शोध नैतिकता। यानी कि जो भी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता, ये सारी चीज़ें आपको, जितने भी नैतिकता से संबंधित, एथिक्स से संबंधित टर्म्स हैं, उनका पालन होना चाहिए अच्छे से, ताकि यहाँ पर शोध प्रक्रिया में किसी भी तरह का अनैतिक कार्य, डेटा का हेरफेर, साहित्यिक चोरी या मानव पशु पर अन्यायपूर्ण प्रयोग न हो। शोध नैतिकता की यहाँ पर डेफिनेशंस हैं ब्रायन के द्वारा। शोध नैतिकता उन नैतिक सिद्धांतों का समूह है जो शोध के प्रत्येक चरण में शोधकर्ता के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। कैथन वॉल्टर कहते हैं कि शोध नैतिकता जो है, शोधकर्ता द्वारा किए गए कार्यों की सही या गलत होने की पहचान का मानक होता है। आवश्यक क्यों है नैतिकता शोध में साथियों? सत्य एवं विश्वसनीयता का परिणाम प्राप्त करने के लिए, शोध कार्य में ईमानदारी और पारदर्शिता लाने के लिए, समाज एवं प्रतिभागियों के हित की रक्षा करने के लिए।
मानव या पशु पर किए गए प्रयोगों में हानि से बचने के लिए, अन्य शोधकर्ताओं के कार्यों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए। सबका यहाँ पर देखिए सिद्धांत जो है इनके अलग अलग विवरण मेंशन है। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में ईमानदारी रखना है, निष्पक्षता रखना है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निष्पक्षता के साथ काम करना है, गोपनीयता, प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखना है, स्वैच्छिक सहभागिता, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती शोध में शामिल नहीं करना है, सूचित सहमति, प्रतिभागी को शोध के उद्देश्य और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना है, हानि से बचाव, किसी भी व्यक्ति, पशु, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, साहित्यिक ईमानदारी, यानी कि दूसरे के कार्यों को उचित श्रेय देना और नकल से आपको बचना है। शोध में अनैतिक आचरण के उदाहरण, अनैतिक आचरण के उदाहरण जो कि आपको शोध के दौरान बिल्कुल नहीं करना है। साहित्यिक चोरी नहीं करना है, झूठा डेटा नहीं बनाना है, डेटा में हेर फेर नहीं करना है, गलत संदर्भ नहीं देना है, गलत संदर्भ बिल्कुल नहीं देना है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करना है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये अनैतिक आचरण कहलाएंगे शोध के। शोध नैतिकता की भूमिका क्या होगी रिसर्च में साथियों? शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? नैतिकता अगर बरतते हैं आप रिसर्च के दौरान तब। शोधकर्ता की प्रतिष्ठा को बनाए रखती है। शोध को सामाजिक रूप से उपयोगी और स्वीकार्य बनाती है। वैज्ञानिक समुदाय में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शोध नैतिकता किसी भी शोध की आत्मा होती है। यह न केवल शोध को वैज्ञानिक बनाती है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवता के मूल्यों को भी रक्षा करती है। एक सच्चा शोधकर्ता वही है जो नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सत्य, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सर्वोच्च मानता है। सवाल देख लेंगे जल्दी से। शोध नैतिकता का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? शोध को नैतिक और विश्वसनीय बनाना। अगला देख लेंगे यहाँ पर निम्न में से कौन अनैतिक शोध आचरण है? तो उचित संदर्भ आपको देना है। साहित्यिक चोरी ये आपका अनैतिक शोध आचरण हो जाएगा। आगे देखेंगे सूचित सहमति का अर्थ है। सूचित सहमति का अर्थ क्या है? जो भी प्रतिभागी शोध की जानकारी उनको देकर उनकी सहमति लेना है। डेटा को मनचाहा परिणाम पाने हेतु बदल देना क्या कहलाता है? ये डेटा चोरी या हेरफेर। शोधकर्ता को अन्य के कार्य का उपयोग करते समय क्या करना चाहिए? अगर दूसरे रिसर्चर हैं, दूसरे शोधकर्ता हैं, उनके कार्यों का हम अगर उपयोग कर रहे हैं तो उनको संदर्भ देंगे, उद्धरण देंगे। शोध नैतिकता का कौन सा सिद्धांत प्रतिभागी की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो ये गोपनीयता हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी अन्य के विचार या भाषा की नकल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साथियों प्लाजियरिज्म। शोध में निष्पक्षता का अर्थ है, निष्पक्षता का अर्थ है पूर्वाग्रह रहित होना। शोध नैतिकता का पालन किस चरण में आवश्यक है? शोध के प्रत्येक चरण में। शोध नैतिकता का अंतिम उद्देश्य होता क्या है साथियों? सत्य एवं ज्ञान की उन्नति। चलिए, तो इस तरह से आपका ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये कंप्लीट हुआ। अभी जो क्वेश्चन का जो लेवल है अभी इजी रखे हैं, धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे सारे यूनिट कंप्लीट होने के बाद में। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन जो है बहुत इजी करवा रहे हैं, हालांकि ये सवाल पूछे हुए सवाल हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा सारे यूनिट कंप्लीट करने के बाद में। और यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको आंसर बताया जा रहा है, आंसर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। जैसे यहाँ पर 30 मिनट में पूरा का पूरा एक यूनिट आपका, इसमें 3-4 टॉपिक्स थे वो कवर हो गए। बाकी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा PDF के माध्यम से तो और बेहतर हो जाएगा। मिलते हैं अगले लाइव क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।